तो दोस्तों आपका फिल्मी चैनल पर स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2025 में आई मूवी धड़क 2 को। पहले मैं फिल्म की कहानी बताऊंगा, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करूंगा, तो अंत तक बने रहिए। और चलिए अब आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रेमी जोड़े को जो कि एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। लड़की चली जाती है तो थोड़ी देर बाद शंकर नाम का एक आदमी आता है लड़के के पास। वो देखता है कि घर के दरवाजे पर जय भीम का स्टिकर लगा है और अंदर गौतम बुद्ध की तस्वीर लगी है। खून खौल रहा था उसका। सब देखकर वो लड़के को बिल्डिंग से फेंक के मार डालता है। खबर ये बनती है कि पढ़ने लिखने वाले लड़के ने पढ़ाई के प्रेशर के चलते खुद की जान दे दी। इसके बाद हम देखते हैं नीलेश नाम के लड़के को जो कि ढोल बजाने गया होता है एक फंक्शन में। वहां उसे दिखती है विधि नाम की लड़की जो कि उसे पसंद आ जाती है। नीलेश के फैमिली में है उसके माँ बाप, दादाजी और कुछ दोस्त। नीलेश ने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है। नीलेश लोअर कास्ट से बिलोंग करता था तो कोटा के जरिए उसका एडमिशन हुआ, लेकिन उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे। प्रिंसिपल हैदर पूछते हैं कि पिताजी क्या करते हैं, तो नीलेश बताता है कि ऑटो चलाते हैं। हैदर कहता है कि यहाँ आके आंदोलन वगैरह करोगे, नेता बन जाओगे तुम। तो नीलेश कहता है कि सर नेता बनने के लिए लड़ाई करनी पड़ती है और वो मुझसे होगा नहीं। लॉयर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, वो मैं करना चाहता हूँ। कॉलेज में पहले से लोअर कास्ट का एक ग्रुप था जिसे लीड कर रहा था शेखर। पहले दिन से ही फ्रेशर्स की रैंकिंग होना शुरू हो जाती है। नीलेश की भी होती है। वहीं पर नीलेश की मुलाकात हो जाती है विधि से, जो कि वो भी लॉ पढ़ने आई है। नीलेश का एक दोस्त भी बन जाता है वासुदेव सिंह। क्लास में सब हाई कास्ट वाले बच्चे थे तो नीलेश हिचक रहा होता है अपना पूरा नाम बताने से। सिर्फ नीलेश ही बताता है और आगे BLLB लगा देता है तो सब हंसने लगते हैं कि डिग्री घर से ही लेके आ गई क्या। विधि का कजिन रौनक भी यहीं पढ़ता है, सेम बैच में। नीलेश की शेखर से दोस्ती हो जाती है तो वो पूछता है कि ऐसे ही रैगिंग होगी क्या भैया रोज। शेखर कहता है कि जंगल में जानवर झुंड में रहते हैं इसलिए ताकि आसानी से शिकार ना हो सके। वहाँ लड़ाई फिर भी भूख की है पर यहाँ हक की है। इस जंगल में अगर सर्वाइव करना है तो झुंड में रहना होगा। नीलेश कहता है कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना भैया। शेखर कहता है बेटा पॉलिटिक्स में तो तुम उसी दिन पड़ गए थे जिस दिन पैदा हुए थे। शेखर की प्रेमिका है रिचा जो कि इसी कॉलेज में प्रोफेसर है। कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाया जाता था जो कि नीलेश की कमजोर थी तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। नीलेश विधि से पूछ लेता है कि क्या पढ़ाया क्या नहीं, तो बातों बातों में उससे दोस्ती हो जाती है। साथ में घूमते फिरते एक साथ टाइम बिताते हुए दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। अब एक फैमिली शंकर को अपने घर बुलाती है। लड़की अपने प्रेमी के साथ घूमते दिख गई थी तो उसके भाई ने उसे मारा पीटा। मारपीट में लड़की का साथ दीवार से टकराया और वो मर गई। तो इस समस्या का समाधान करने को बुलाया था शंकर को। शंकर कहता है सही किया तूने, मेरी बहन का भी ऐसा ही था, करना पड़ता है। शंकर लड़की को रस्सी से टांगने लगता है ताकि लगे कि उसने खुद की जान दे दी है। तभी लड़की को होश आ जाता है। वो मरी नहीं थी, लेकिन शंकर घर वालों को बिना बताए उसे मार डालता है। इसकी भी यही खबर बनती है कि पढ़ाई के प्रेशर में आके अपनी जान दे दी एक लड़की ने। शंकर की भी एक बेटी है। वो एक गमले में 2 पौधा लगा रही थी तो शंकर उससे कहता है कि हर पौधे की अपनी अपनी जगह होती है, अगर एक को दूसरे में मिलाओगी तो पौधा मर जाएगा। अब एक दिन टीचर इंग्लिश में डिक्टेट कर रहे होते हैं। वसु को भी अंग्रेजी नहीं आती थी तो वो कॉपी में अंडे बना के लिखने की एक्टिंग कर रहा था। नीलेश को भी नहीं आ रहा था तो वो भी ऐसा ही करने लगता है, लेकिन टीचर उसे पकड़ लेता है। टीचर उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि लाखों बच्चे हर साल एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जिनमें से कुछ हजार क्वालिफाई कर पाते हैं उन चंद सीटों के लिए जिनमें से एक पर तुम बैठे हो फ्री में। ये बात नीलेश को बुरी लग जाती है। वो बाकी लोगों की भी कॉपी उठाकर दिखाता है कि इन सब ने भी लिखने की एक्टिंग की है, तो सर मुझे ही क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो सर। टीचर उसकी सुनता नहीं और उसे क्लास से बाहर कर देता है। नीलेश उदास बैठा था तो विधि उसके पास जाती है। वो कहता मैं जहाँ भी जाता हूँ सब यही कहते हैं कि तुम्हारी जगह नहीं है, पता नहीं मेरी जगह कहाँ है। वो अपने पालतू कुत्ते बिरजू की कहानी सुनाता है। नीलेश बिरजू से बहुत प्यार करता था। एक दिन वो बिरजू को टीम के साथ खेलने ले गया, लेकिन वहाँ टीम के बाकी लोग उसकी कास्ट की वजह से टीम से निकाल दिए। तो घर जाते हुए रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी। गीले की वजह से बिरजू बहुत बीमार पड़ गया। लोग तालाब में नहा रहे होते हैं। तालाब के पास की जमीन ऊंची जाति वालों की थी तो तालाब को भी वो अपना ही बताते थे। इन सब को नहाता देख वो लोग तालाब में पेशाब करने लगते हैं इनके ही सामने। बिरजू कहीं चला गया था तो वो लोग उसे दौड़ने लगते हैं। उन्हें दिखता है कि उन लोगों ने उनसे चिढ़ के बिरजू को ट्रेन की पटरी पर बांध दिया है। इससे पहले नीलेश उसे छुड़ा पाता, ट्रेन आती है और बिरजू को कुचलकर चली जाती है। पुलिस नीलेश और उसके दोस्तों को उठा ले जा रही होती है ये बोल के कि ये लोग पानी की चोरी कर रहे थे। नीलेश की मां पुलिस वाले से सवाल जवाब करने लगती है कि क्या सबूत है आपके पास कि इन्होंने चोरी किया है। पुलिस वाला मां को खींच के थप्पड़ मार देता है उसके ही बेटे के सामने। मां एक वकील लेके जाती है, तब जाके पुलिस वाला उन सबको छोड़ता है। मां नीलेश से कहती हैं कि तुम वकालत की पढ़ाई करो। नीलेश कहता है कि पॉलिटेक्निक करने तो जा रहा हूँ, नौकरी लगेगी, पैसे मिलेंगे, फिर कोई हाथ नहीं लगा पाएगा आपको। माँ कहती हैं हम गिरते गिरते इतना गिर गए हैं कि उठना ही भूल गए हैं। नौकरी करने या पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा। ये नौकरी की बात है ही नहीं, ताकत की बात है।
बाबा साहब को कोई हाथ नहीं लगा पाया था। क्यों? क्योंकि उनके पास थी वो ताकत। तो ये वजह थी कि क्यों आया था नीलेश वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वो अपने लोगों की आवाज बनना चाहता था। जिम्मेदारी थी उस पर बहुत बड़ी। विधि कहती है कि तुम्हें इंग्लिश मैं पढ़ा दूंगी, तुम वकील बन के रहोगे। पढ़ाई, मौज मस्ती, घूमना फिरना सब चल रहा होता है। नीलेश के एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आते हैं, तो अब वो टीचर उसे कुछ नहीं कहता। विधि की बहन की शादी होने जा रही, तो विधि कहती है कि वो अपने दो दोस्तों को बुलाएगी, वासु और नीलेश को। पिताजी पूरा नाम पूछते हैं तो नीलेश अहिरवार सुन के उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो मेहमानों की लिस्ट में उसका पूरा नाम नहीं लिखते। विधि नीलेश को शादी में आने का न्योता दे देती है। नीलेश को पता चलता है कि विधि की मां नहीं है। विधि बताती है कि वो 8वीं कक्षा में थी जब उनकी कैंसर से मौत हो गई, फिर तब से पापा ने ही हमें पाला है। इमोशनल सपोर्ट देने के लिए नलेश उसका हाथ पकड़ लेता है। विधि और ज्यादा इमोशनल सपोर्ट पाने के लिए उसे CPR देने लगती है, किस करने लगती है। नलेश रुकता है ये सोच के कि गलत है, लेकिन फिर सोचता है छोड़ो हटाओ यार, क्या गलत क्या सही, करो यार। और फिर वो भी अपने होठों को उसके होठों से अच्छे से मुलाकात करवा देता है। एक दिन शेखर नीलेश को एक पटिशन साइन करने को बोलता है, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं। हाँ, दिख रहा है कितना पढ़ रहे हो। शेखर कहता कि लड़ाई तुम्हारी भी है, वरना जहाँ हम खड़े हैं कल को तुम खड़े रहोगे। ये कलम देख रहे हो, ये छोटा सा ढक्कन इस कलम का थोड़ा सा हिस्सा है और बाकी के हैं हम, फिर भी हमारे सर पे बैठा है। क्यों? नीलेश ये बोल के निकल जाता है कि मेरे लिए ये पेन है, तलवार नहीं है। नीलेश सज धज के अच्छे से तैयार होके जाता है शादी में। वो थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन विधि उसको फुल कंफर्ट फील करा रही थी। साथ में ही खड़ा रख रही थी उसे, हर फंक्शन में शामिल कर रहे थे उसे। ये सब विधि के बाप, भाई, चाचा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझ आ गया था उन्हें कि इनके बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है। विधि के पिताजी उसे अकेले में बुलाते हैं बातचीत करने के लिए। बात हो ही रही होती है कि तभी रौनक कुछ लड़के लाके नीलेश को बेदर्दी से पीटने लगता है। पिताजी सबको भगाने लगते हैं, लेकिन तभी रौनक नीलेश पर पेशाब कर देता है। पिताजी कहते हैं विधि से दूर रहो, नहीं तो ये तुम्हें भी मार देंगे और विधि को भी। कॉलेज में साथ में पढ़ते हो, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम दोनों बराबर हो। समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा हमारा। कुछ ना सही तो विधि के बारे में तो सोचो। नीलेश बुरी तरह सहम जाता है इस हादसे से। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। वो विधि को बिना कुछ बताए चुपचाप वहां से निकल जाता है। वो फिर कॉलेज भी जाना बंद कर देता है। कॉलेज का VC शेखर को सस्पेंड कर देते हैं। शेखर प्रिंसिपल हैदर से कहता है कि हमारी पढ़ाई, रिसर्च, घर का सब कुछ उस फेलोशिप पर निर्भर है, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, पूरी तरह पैरालाइज कर दिया है आप लोगों ने। तो नदर कहते हैं उन्हें लगता है कि तुम लोग यूनिवर्सिटी के पैसे से अपना पॉलिटिकल कैंपेन फंड करते हो। इस देश में 30 लाख वकील की कमी है और तुम हो कि ये सब कर रहे हो, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे हो। अरे पढ़ने दो ना बच्चों को, जाने दो ना उन्हें क्लास में, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। विधि चली आती है नीलेश से मिलने उसके घर और पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। नीलेश अपने आसपास रहने वालों की दशा दिखाकर ये बताने की कोशिश करता है कि हम दोनों अलग हैं, हम दोनों में फर्क है। तुम्हारे यहाँ सब वकील या अफसर हैं, हमारे यहाँ कोई गटर साफ करता है तो कोई चौकीदारी का काम करता है। हम चमड़े का काम करते हैं, ढोल बनाते हैं। विधि कहती है मुझे इस सबसे फर्क नहीं पड़ता। नीलेश फिर भी उसे भगा देता है। इसी बीच एक सैड सॉन्ग आता है जिसमें दोनों रोतलू सा मुंह बना के घूम रहे होते हैं। बस काफी टाइम बाद नीलेश कॉलेज जाता है तो रौनक उससे काफी बदतमीजी से बात कर रहा होता है। नीलेश इस बार चुप बैठने के बजाय उसके मुंह पे मार देता है। प्रिंसिपल नीलेश से कहता है कि जाओ तुम अपने पापा को बुला कर लाओ, नहीं लाए तो कॉलेज से निकल जाओ। नीलेश नहीं चाहता था कि उसके पिता कॉलेज आए, ये भी नहीं चाहता था कि उन तक ये सब बात पहुंचे। वासु ले जाता है उसे एक आदमी के पास जो कि उसके नकली बाप बनने को मान जाता है। आदमी रियल एक्टिंग करने के चक्कर में प्रिंसिपल के सामने नीलेश को एकदम पीठ ही डालता है। दया खाकर प्रिंसिपल उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। नीलेश देखता है कि शेखर धरने पर बैठा है, देखकर वो आगे बढ़ जाता है। रौनक के कुछ दोस्त इनडायरेक्टली नीलेश का मजाक बना रहे थे कि पापा से मार खाया इसने। नीलेश रौनक की सीट पर ही बैठ जाता है। रौनक और उसके दोस्त उसे हटाने लगते हैं, पर नीलेश त से मस नहीं हो रहा था। रौनक कहता है भूल गया क्या कैसे नहलाया था तुझे, गलती कर दी तुझे शादी में छोड़ के। नीलेश गुस्सा के उससे मारपीट कर लेता है। विधि भी वहीं थी तो उसे थोड़ा हिंट मिल जाता है कि शादी में ही कुछ हुआ था, इसीलिए नीलेश उससे दूर भाग रहा है। वासु नीलेश से पूछता है कि क्यों लड़ रहे हो तुम लोग। नीलेश कहता है उससे जाकर पूछो ना, तुम्हारे ही जाति वाले हैं ना।
विधि पूछती है कि शादी में क्या हुआ था। नीलेश कहता है कि सब कुछ तुम लोगों के सामने है, लेकिन तुम लोगों को कुछ दिखाई या सुनाई नहीं देता। विधि की बहन उसे समझाती है कि जो तुम कर रही हो उससे पापा का नाम खराब होगा, उस लड़के से बात करना बंद कर दो। विधि रौनक पर भड़क जाती है कि आखिर क्या किया तुमने नीलेश के साथ शादी वाले दिन। रौनक नीलेश की फिर से फील्डिंग सेट कर देता है। वो लोग उसे नाले में फेंक के वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ शंकर आके उसे बचा लेता है। दोनों चाय पीने जाते हैं तो नीलेश उसे चाय पकड़ाता है। शंकर पूछता है कहाँ रहते हो। जैसे उसे पता चलता है कि वो भी भीमनगर में रहता, उसका मुंह बन जाता है और उसके हाथ की दी हुई चाय नीचे रख देता है। अगले दिन नीलेश फिर से उसी सीट पर बैठा होता है फुल टशन में, तो अब मजबूरन रौनक को पीछे बैठना पड़ता है। रौनक नीलेश के ऊपर कीचड़ फेंक देता है। विधि रौनक से भिड़ जाती है कि क्यों किया ऐसा। रौनक विधि को मारने जा रहा होता है कि तभी नीलेश वहां आके गुस्से से उसे घूर देता है और अपने ऊपर लगे कीचड़ को उसके मुंह पर लगा देता है। प्रिंसिपल फिर से नीलेश के पिता को बुलाते हैं। नीलेश सोचता है इस बार वो अपने असली बाप को लाएगा। यहाँ पता चलता है कि नीलेश के पिता लड़की बनकर नौटंकी में नाच करते हैं। नीलेश को शर्म आती थी किसी को बताने में कि उसके पिता क्या करते हैं, इसीलिए वो सबसे झूठ बोलता रहता था। प्रिंसिपल साहब रौनक को सस्पेंड कर देते हैं तो वो कहता है कि साफ दिख रहा है कि आप अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। नीलेश आया था अपने असली पिता को लेके। पिताजी कहते हैं इसको लगता है कि ये पढ़ाई से हमारी जिंदगी बदल देगा, पर इतना जरूर पता है कि ये बोल रहा है तो बदल देगा, इसे एक और मौका दे दीजिए। प्रिंसिपल पिताजी को बाहर भेजकर नीलेश से कहते हैं अपने पिता से शर्म आती है क्या। नीलेश कहता है पिता से नहीं, उनके काम से आती है। प्रिंसिपल कहता है नहीं, दरअसल तुम्हें अपनी पहचान से शर्म आती है। नीलेश कहता है इस पहचान के साथ रहना मुश्किल है, रोज कोई ना कोई याद दिलाता है कि हम इंसान नहीं हैं। प्रिंसिपल कहते हैं इतना आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं था। जो लोग मुझे जुलाहा जुलाहा कह के दौड़ा दौड़ा के मारते थे, आज वही मेरे सामने झुक के अपने बच्चों के लिए एडमिशन मांगने आते हैं। मैंने कहा था पॉलिटिक्स में मत पड़ना, पर अगर मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो तो लड़ना। उधर बाहर रौनक पिताजी को पकड़ के हरास करने लग जाता है, उन्हें नचनिया बोलता है और उनके कपड़े उतार डालता है पूरे कॉलेज के सामने। नीलेश जब आता है तो वो लोग भाग जाते हैं। विधि के पिताजी रौनक को पीट रहा होता है कि किसने कहा था उसके पिता के साथ बदसलूकी करने के लिए। रौनक कहता है इज्जत बचा रहा हूँ मैं इस घर की और मुझे ही पीट रहे हो। भाग जाएगी ये उसके साथ, नाम इज्जत सब मिट जाएगा इसकी वजह से। विधि कहती है मुझ पर क्यों है घर की इज्जत, मुझसे पूछा क्या किसी ने। ये जो करता है उसके लिए कितने बार भागूं मैं नहीं जा रही। नीलेश कहता है अभी तक मेरा पता ढूंढ रहे हो कि क्या किया था उसने मेरे साथ, अब तो तुम लोगों के सामने ही है ना। पर क्यों नहीं है, घर की इज्जत नहीं है। चाचा जी कहते हैं पहले ही कहा था लड़की को सर पर मत चढ़ाइए, अपनी इज्जत तो जाएगी ही, ऊपर से ना कोई लड़की देगा ना लेगा। हम अपने बच्चे को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस लड़के को तो ठिकाना लगा ही सकते हैं ना। नीलेश गुस्से में सरिया ले निकल रहा होता है लड़ाई करने, तो माँ कहती है कि पहली बार नहीं हुआ है तुम्हारे पिता के साथ ये सब। पिताजी कहते हैं इस तरह से लड़ने को लड़ना नहीं कहते, तुझे शर्म आती है ना मेरे नाचने से। अपने लोग कितना हंसते हैं मुझ पर, मजाक उड़ाया मेरा। मुझे नाचना अच्छा लगता है तो मैं लड़ा इसके लिए, तू किसके लिए लड़ रहा है। नीलेश जाता है कॉलेज और शेखर को ढूंढ रहा होता है, पर वो मिल नहीं रहा होता। वो उनके कमरे में जाता है तो देखता है कि उन्होंने खुद की जान दे दी है। जान देने से पहले उसने नीले रंग से दीवार पर एक शायरी लिखी थी। लिखा था गम के बदले में चमकता एक सितारा है, आज अपना हो ना हो पर कल हमारा है। हमको गैरों का नहीं अपना सहारा है, आज अपना हो ना हो पर कल हमारा है। गर्दिशों से हार कर बैठने वाले तुझको खबर क्या, अपने पैरों में भी है छाले। पर नहीं रुकते कि मंजिल ने पुकारा है, आज अपना हो ना हो पर कल हमारा है। ये कदम ऐसे जो सागर पाट देते हैं, ये वो धाराएं हैं जो पर्वत काट देते हैं। स्वर्ग उन हाथों ने धरती पर उतारा है, आज अपना हो ना हो पर कल हमारा है। सच है डूबा सा है दिन जब तक अंधेरा है, इस रात के उस पार लेकिन फिर सवेरा है। हर समंदर का कहीं पर तो किनारा है, आज अपना होना हो पर कल हमारा है। वो नीला रंग नीलेश के चेहरे पर भी लग जाता है जो शेखर के हाथों में लगा था। नीलेश को शेखर भाई और बिरजू दोनों एक साथ देखते हैं, जो कि उसकी ओर देख मुस्कुरा रहे होते हैं। दोनों की मौत हुई भेदभाव दबाव के चलते। नीलेश विधि से मिलकर कहता है कि ना मैं बिरजू को बचा पाया ना शेखर भाई को, मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा, हमें अलग होना ही होगा। विधि मान नहीं रही होती तो कहता जाओ अपने पापा से पूछो क्या हुआ था शादी में। नीलेश जा रहा होता है कि तभी देखता है कि एक आदमी गाड़ी से गिर गया है। आदमी था शंकर, जो कि उससे कहता है कि बेटा मुझे आगे तक छोड़ दो। शंकर उसे सुनसान जगह ले जाता है और फिर मौका देख
वो नीलेश के सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पता चलता है कि चाचा जी शंकर के पास ही गए थे नीलेश को मारने की बात करने। रौनक पैसे दे रहा होता है तो वो कहता है कि अपराधी नहीं हूं मैं, समाज की सफाई कर रहा हूं, पुण्य का काम है ये। शंकर नीलेश को पटरी पर लिटा देता है और ऐसा माहौल बनाता है कि दारू के नशे में मरा साबित हो। नीलेश को तभी अपने पालतू कुत्ते बिरजू का ख्याल आता है। वो भी ऐसे ही मारा गया था और वो भी उसी तरह नहीं मर सकता था। उसे होश आ जाता है और वो किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। शंकर उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन नीलेश हिम्मत कर उसे खूब पीटता है। वहां रौनक भी आ जाता है लेकिन नीलेश की आंखों में खून सवार देख भाग खड़ा होता है। नीलेश उसे दौड़ा लेता है और फिर दौड़ा दौड़ा के उसे मारता है। रौनक का घर आ जाता है लेकिन नीलेश उसे मारना नहीं छोड़ता और फिर सब लोग आ जाते हैं उसे बचाने। नीलेश चाहता तो उसे जान से मार डालता लेकिन बख्श देता है उसकी जान। वो पूरे मोहल्ले और विधि के सामने सब कुछ बता देता है कि इन लोगों ने उसके साथ क्या क्या किया है अब तक। वो कहता, मैं रामपुर में पैदा हुआ था, वहां ना सड़कें हमारी थी, ना जमीन हमारी, ना पानी हमारा था, यहाँ तक कि हमारी जिंदगी भी हमारी नहीं थी। जब मरने की नौबत आई तो जिंदा रहने के लिए शहर आ गए। सोचा सब बदल जाएगा पर कुछ नहीं बदला। यहाँ बस सड़कें चौड़ी है, इमारतें ऊंची हैं, पर सोच छोटी ही है। हम भूल गए थे कि हम अपने हालात बदल सकते हैं पर अपनी जात ही नहीं। अब समझ में आया कि बात पैसे की नहीं है, ताकत की है। इसलिए मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, कॉलेज में दाखिला लिया, उड़ने लगा था मैं। लेकिन आपने तो मुझसे मेरा आसमान ही छीन लिया। आप लोगों को लगता है कि हम लोग गंदे हैं, आप लोग साफ सुथरे हैं। गंदे तो आप लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते। सब जानने के बाद विधि नीलेश के फुल सपोर्ट में आ जाती है। चाचा जी कट्टा लेके आ जाते हैं उसे मारने तो सब रोक रहे होते हैं। विधि पूरी ताकत के साथ जोर से चिल्ला देती है तो सब एकदम सन्न रह जाते हैं। आज उसने चिल्ला के अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। फिर मम्मी पापा पूरे मोहल्ले के सामने नीलेश से लिपट जाते हैं एकदम। हम करते तो डंडे पड़ते। शंकर ने जो खुद से संकल्प ले रखा था कि इंटरकास्ट इश्क मोहब्बत शादी करने वालों को रोकना है, वो प्लान आज फेल हो गया। प्लान फेल मतलब वो फेल। तो वो खुद की जान दे देता है ट्रेन के आगे आकर। कहानी थोड़ा आगे जाती है जहां हम देखते हैं कि एग्जाम चल रहा है। नीलेश का पेन खत्म हो जाता है तो रौनक उसे पेन देता है। नीलेश पेन ले लेता है, मतलब सब सुलह हो गई है और उसका पेशाब करना अब माफ हो गया है। वाह, नीलेश और विधि फिर से खुशी खुशी मिलने लगे, प्यार के फूल फिर से खिलने लगे और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी कहानी जो समाज में मौजूद एक छुपी हुई गंदगी को दिखाने का काम करती है। गंदगी है जातिवाद, जाति के नाम पे भेदभाव। मैं कुछ बोलूंगा तो जाहिर है फिर से वही कमेंट आएंगे कि अब कहाँ होता है ये सब, ये तो पुरानी बातें हैं। ज्यादा पुराना नहीं है, रीसेंट केस है। एक यादव जाति का आदमी कथा सुनाने गया, उससे जाति पूछी गई। यादव निकला तो उसे पीटा गया और कहा गया कि वो कथा नहीं सुना सकता। तो उंगलियों को कमेंट करने के लिए इस्तेमाल करने से पहले देश में हो रही गतिविधियों पर ध्यान देना, तब समझ में आएगा कि कितना होता है कितना नहीं। और रही बात पहले होता था अब नहीं होता, तो इसका मतलब हमें भूल जाना चाहिए ना जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। भूल जाना चाहिए जो मुगलों और अंग्रेजों ने अत्याचार किया हम पे। अब कहाँ होता है ये सब? पर याद तो अभी भी किया जाता है ना, और बुरा तो अभी भी उन सबको माना जाता है ना जिन्होंने गलत किया था। तो ये दोगलापन क्यों है कि एक अत्याचार आपको सदियों तक याद रखना है और जो अत्याचार आपके लोगों ने किया उसे भूलना है और आगे बढ़ना है। अगर इतिहास भूलना है तो सारा इतिहास भूल जाओ, नहीं तो फिर याद रखना है तो सबको अपना इतिहास याद रखना चाहिए। पता होना चाहिए कि किसने कितना गलत किया है, कौन कितना सही है, कौन कितना पानी में है। एक तरफ आप कहते हो हिंदुओं को एक होना है और दूसरी तरफ आप कहते हो कि अरे इस फला फला जाति वाले से शादी नहीं करा सकते हम। कितनी इलॉजिकल बेसलेस बात है ये। अपने जात वाले से करवा देंगे फिर भले मारी पीटी जाए, लेकिन उस निचली जात से नहीं करवाएंगे जो कि शायद आपकी बेटी को अच्छे से रख सकता था। दिक्कत कास्ट सिस्टम में नहीं थी कभी, दिक्कत उन लोगों ने पैदा की जिन्होंने दिमाग लगाया कि हम एकदम ऊपर हो जाते हैं और बाकी लोग उनकी गुलामी करें। सारी दिक्कत वहीं से शुरू हुई। अगर कास्ट सिस्टम वैसे ही चल रहा होता जैसे बनाया गया था तो ना आज रिजर्वेशन होता, ना आज बात चल रही होती कास्ट सिस्टम खत्म करने की। लेकिन कुछ लोगों के मन में लालच आया और उनके लालच की वजह से आज हिंदू एक नहीं है और ना कभी आगे होगा अगर ऐसा ही चलता रहा और नहीं बदले लोगों के विचार। हिंदू कभी एक नहीं हो सकता जब तक जाति को गाली की तरह या किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या जब तक कोई निचली जात का इंसान वो काम भी कर सकता हो जो काम एक पंडित करता है। ब्राह्मण वही जिसे सारा ज्ञान हो। जब एक निचली जात वाले को सारा ज्ञान हो जाए वो ब्राह्मण क्यों नहीं हो सकता?
यहाँ तक कि ब्राह्मण भी कई टाइप के होते हैं, उसमें भी नीचे वाले हैं, उसमें भी ऊंचे वाले हैं, उसमें भी कुछ नॉनवेज खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो कास्ट सिस्टम एक तरह का मायाजाली है। समझो, सीधी सी बात है, जो हायर कास्ट का है उसे ये सारी बातें बकवासी लगेंगी, क्योंकि इसने कभी ये सब फील नहीं किया और ना देखा है होते हुए। किसी हायर कास्ट को ये नहीं बोला जाता कि बेटा कोई पूरा नाम पूछे तो अपनी कास्ट मत बताना, कुमार बोल देना। ज्यादा पूछे तो कास्ट बताना नहीं है, बस ये बोल देना कि किस कैटेगरी में आते हो। कभी आपने ये नहीं फील किया होगा कि टीचर आपको ही ज्यादा क्यों मारता है, बाकी बच्चों को क्यों इतना टॉर्चर नहीं करता, क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है। और आपने जब अपने नाम या कास्ट बताया हो तब आपको दया भाव से देखते हुए ये नहीं बोला गया होगा कि अरे हम तो कास्ट वास्ट में इतना बिलीव नहीं करते। क्या कोई अपनी ठाकुर जात बताता है तो क्या कोई ये बोलता है? नहीं बोलता है। जितना गर्व आपको होता है अपनी कास्ट पे, उतना गर्व हमें कभी फील ही नहीं होने दिया। अगर आपकी जाति को भी गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता तो आप कभी इतना खुल के किसी को अपनी कास्ट नहीं बताते। तो जो बोलते हैं ना कि अब नहीं होता है, भाई अब भी होता है। फिल्म की बात करें तो शुरुआत काफ़ी सही है, लेकिन एंड आते आते फिल्म का जो मेन मुद्दा है वो उससे भटक जाती है पूरी तरह से।